सो अभी तक मुझे लगता है सिंबल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो गई आप लोग की, राइट? जितने भी सिंबल्स थे उसको अच्छी प्रैक्टिस कर ली। हमें नॉर्मली क्या है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना है। ईस्टर्न कॉन्सेप्ट जैसे आपने सुना होगा, मैंने पहले भी टॉक में बताया कि मंत्र चैंटिंग ये सारा ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना। आप बुद्धिज़्म देखो, हिंदुज़्म देखो, जैनिज़्म देखो, इसमें मंत्र चैंटिंग ज़्यादा होता है करके, राइट? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में एफर्मेशंस ज़्यादा होते हैं करके। और अगर अभी का जो एडवांस कॉन्सेप्ट देखें तो वो सिंबलिक कॉन्सेप्ट है। तो एफर्मेशन, मंत्र, सिंबल्स और देखा जाएगा तो कुछ और इंटीग्रेशन करना है तो हम माइंड पावर को एंड एनएलपी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए, जिसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए कि गोल्स कैसा बनाना है, गोल चार्ट कैसे बनाने, विजन बोर्ड्स कैसे बनाने, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तो जहाँ पे अगर आप सरेंडर हो अपने गॉड, अपने गुरु पे, तो ये गोल चार्ट्स, विश लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड आपको पिन पॉइंट करता है या आपके फैमिली मेम्बर पिन पॉइंट करते हैं कि इस उम्र में इतना पैसा चाहिए, ये एज में ऐसा होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो मुझे लगता है उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक गोल चार्ट बना लो। लेकिन गोल चार्ट बनाने के बाद आप जब भी ये पूरा प्रोसेस करोगे, एंड में ये बोल सकते हो कि इफ इट इज बेस्ट फॉर मी लेट इट हैपन, अदरवाइज आई सरेंडर टू यू, वॉट एवर विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट। मतलब हम मांगेंगे भी अपनी इच्छा के मुताबिक, लेकिन एट लास्ट ये सेंटेंस एफर्मेशन भी डालेंगे। जब मैंने भी 98 में ये पहला सीखा था, प्राणी की लिंग, रेखी लिंग, तो शुरू में मैं भी कंफ्यूज था कि क्या मांगू क्या नहीं मांगू। तो फिर मैंने मेरे सर से बात की, तो मेरे सर ने यही मुझे बताया कि लास्टली आप यही बोलो कि उसे जो देना है उसे मुझे कबूल है, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, इज इट राइट? तो आप है ना यूनिवर्स को फोर्स नहीं कर रहे हो, ऐसा है। बिकॉज यूनिवर्स क्या है, अगर वो आपके मांगने पे दे भी देगा और अगर आप उसके लायक नहीं हो तो आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। ये बात भी 100% है। और ये सिर्फ आपको मैं अपने पे नहीं कह रहा हूँ, अप्लीकेबल है। आप और किसी के लिए भी मांग रहे हो और आपको नहीं पता कि वो बंदा लायक ही नहीं है या अभी उसका समय नहीं आया है, तो बिफोर द टाइम एंड बिफोर द एलिजिबिलिटी आप ऐसा मत मांगो कुछ भी, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इज इट राइट? तो आज ऐसा ही होता है कि हमारे माँ बाप ने कुछ ज़्यादा सपने शायद नहीं देखे थे और इसलिए हम पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, पढ़ाई लिखाई, स्कूल में आना जाना, कपड़े पे, खाने पीने पे। तो हमारी ग्रोथ बहुत नॉर्मल, कैजुअली, इन जनरल लेवल पे हो गई। हम आज बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हम बहुत क्यूरियस है उनका खिलाने का, पिलाना, उनको हर चीज़ पूछते हैं, ये खाओगे क्या, ये बनाओ क्या, इज इट राइट? शादी में चलोगे नहीं चलोगे, मेरे साथ आरती करोगे नहीं करोगे, और मतलब इतना हम चीज़ पूछते हैं क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड ज़्यादा चलता है। हमारा इतना लॉजिकल माइंड चलता नहीं था, तो जो कुछ देते थे हम ले लेते थे, ऐसा है करके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इतना कुछ उनको लॉजिकल बनाया है तो अब आप उनकी स्पेस में एंटर नहीं कर सकते हो, अब ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने उनको एक सर्टेन लेवल की आज़ादी दी है, फ्रीडम दिया है, उनको एजुकेशन दिया है, उनको लॉजिकल माइंड बनाया है। फिर अगर आप अपनी बिलीफ सिस्टम से कोई चीज़ उनके अंदर डाल रहे हो तो ये इनजस्टिस होगी उनकी लाइफ के लिए। इज इट क्लियर? हम जबरदस्ती नहीं डालते। एक अच्छा हमारी सिस्टम में क्या है कि हम सिंबल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, ईथर एलिमेंट की, और उन्हें पता है व्हाट इज़ द बेस्ट। मतलब हम धरती पे कुछ भी एग्रीकल्चर फार्म में डाल सकते हैं, अनाज डाल सकते हैं, मतलब सीड्स डाल सकते हैं। हम आसमान में से जबरदस्ती बारिश पैदा नहीं कर सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। तो आसमान से जो सिंबल्स आए वो किसी के लाइफ में जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, वो उनका एक नेचुरल फ्लो रहता है। इज इट राइट? तो हम भी क्या है, ये जब सिंबल्स यूज करते हैं तो हमारे चक्र में से गैशियस लेवल पे जाता है
उसके बाद लिम्फेटिक लेवल में जाता है, ब्लड में जाता है, बॉडी में जाती है, और फिर वो ऑरिक फील्ड क्रिएट करती है। और ऑरा की फील्ड जब क्रिएट होती है तो हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, पर्सन को, सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को हम अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? इन्वोकेशन से, सिंबल से, और एंड कैसे हुआ? मैनिफेस्टेशन से। ये फिनोमिना क्लियर है कि नहीं? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में वो पार्ट नहीं है, सिंबल्स नहीं है, एफर्मेशन है। तो एफर्मेशन नॉर्मली फायर एलिमेंट में आता है, इज राइट? तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट में एयर और ईथर मिसिंग है, और हमारे में एयर और ईथर दोनों है, बिकॉज हम दिल से प्रे भी करते हैं एयर एलिमेंट पे, और हम सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिकल साइंस भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फ्रीडम देते हैं, एक स्पेस देते हैं, और बंदे को ग्रो करने के लिए एक पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसा है। लेकिन एक चीज है कि इंडिया के जो कल्चर है वो एक्सपेक्टेशंस वाले ज्यादा है, कि भाई मैंने इतना एफर्ट्स डाला है तो मुझे इतना आउटपुट भी चाहिए। इज इट राइट? बिकॉज हमारा पहले से हिसाब किताब शुरू होता है, ये लड़की है मुझे इसके शादी के लिए इतने पैसे जमा करने हैं, लड़का है तो मुझे पढ़ाई के लिए इतने डालने हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए इतना एफर्ट्स डालना है, फिर जब उसकी शादी होगी तो मुझे इतने लड़कियों वाले से लेना है। मतलब ये एक साइकिल है, इज इट राइट? साइकिल है करके। तो हम कैसा है कि जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यूज करते हैं, हम इस कलेक्टिव पैटर्न से बाहर आ जाएंगे, हम इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इज राइट? हम किसको तोड़ नहीं रहे हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताए विच इज इजी, उनको तोड़ना या सिस्टम से बाहर आना? सिस्टम से बाहर आना, राइट? बिकॉज आप कितना मास को तोड़ोगे, मुझे ये बताओ। नहीं तोड़ सकते हो, राइट? अभी आप टू व्हीलर चलाते हो और आपको कई खड्डे दिखते हैं, तो आपके पास चॉइस है कहां से आप निकल जाओ, राइट? आप हर जगह पे साइड में बाइक रख के कोई खड्डे को पैचअप नहीं करने वाले हो। दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। सिंपल है कि नहीं? नेचर ने जहां जहां पे कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं क्योंकि हमने नेचर को बिगाड़ा है। तो जिसने जितना नेचर को बिगाड़ा है उसको उतनी भरपाई करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्राइसिस, कहने का मतलब है, इज इट राइट? कोरोना में हमने ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों के सेशंस लिए, मेडिटेशन के सेशंस लिए, हमने किसी के घर पे जाके किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं की, इज इट राइट? आज भी हम लिंक भेज देते हैं, फिर जिसको ज्वाइंट होना है हो जाते हैं। तो दिस इज द स्पेस। तो यहां से जाने के बाद सबसे पहला बदलाव आपके अंदर क्या आना चाहिए कि जहां जहां पे कॉन्शियसली आप इंटरफियर कर रहे थे जिसके भी लाइफ में, वो करना बंद कर दे। आज के बाद जिसको भी जो कुछ बोल रहे थे कि ये तू गलत कर रहा है, तू ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी बोलना बंद कर दो। आपको लग रहा है वो बंदा गलत कर रहा है, तो आप यहाँ बैठो शांति से, सिंबल्स डालो, 5 मिनट 10 मिनट एक पॉज दे दो, एक ब्रेक दे दो, और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। बिकॉज सामने वाले को कॉन्शियसली आप पिन पॉइंट करोगे ना, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और वो बैकफायर करेगा, इज इट राइट? भले आप सच भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सच को हथौड़ी लेके ही मारना कहीं पे, इज इट राइट? कुदरत के पास आप अपने प्रेयर सिंबल्स के साथ अपनी विश भेज दो, फिर कुदरत को पता है कि उसको कब डाउनलोड करना सामने वाले के अंदर। तो दिस इज अ ट्रायंगल प्रैक्टिस। पहले हम ऐसे प्रैक्टिस करते थे सामने वाले की, अब हम सिंबल्स लेते हुए, गॉड से प्रे करके हुए, और फिर उसको हील करेंगे और फिर हम इंटरेक्ट करेंगे। तो वो एक टाइम भी मिलेगा सामने वाले को डेवलप्ड होने का, सामने वाले को, इज इट राइट? तो किसी को भी समय तो चाहिए कि नहीं? डायरेक्ट आप कॉन्शियसली 18% के कॉन्शियसली कोई बात को डालते हो, तो 80% जो अंदर सबकॉन्शियस है उसको टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, पैशन क्रिएट करने में, उसके लिए इमोशन क्रिएट करने में टाइम लगता है। तुरंत ये चीजें नहीं होती, इज इट राइट? आज हमने पीके मूवी देखा या ओ माय गॉड मूवी देखी, ऐसे कितने मूवीज देखी, आई ओपनिंग मूवीज देखी, तो इमीडिएटली कोई मास ऑफ द पब्लिक चेंज नहीं हुई। चेंज हुई मुझे बताओ? हमें भी 150 साल लगे आज़ादी के लिए। ऐसा नहीं कि भाई ओवरनाइट लीडर्स ने बोल दिया कि चलो हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं, लड़े और जीत गए, ऐसा भी नहीं है। हमें अपने आप को भी 150 साल लगे प्रिपेयर होने को आज़ादी के लिए। एक्चुअली
आजादी मिलने के बाद भी इतना हम तैयार नहीं थे, इसलिए आज तक भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भरा पड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, बिकॉज हम ना तो इतने कैपेबल थे, ना इतने एजुकेटेड थे, ना इतने क्या कहते हैं मैच्योर थे कि हम अपने कंट्री को फ्री करके हैंडल कर पाए। इज इट राइट? तो आज भी मुश्किल हो रहा है इस देश को चलाना, आज भी मुश्किल हो रहा है इस पॉपुलेशन को हैंडल करना, बिकॉज अभी भी इतना एजुकेशन तो है नहीं अपने अंदर। और इसका रीजन सिंपल है कि ऐसे कंट्रियों में लोअर सोल लेवल ज़्यादा होते हैं, इन्फेंट सोल लेवल, बेबी सोल लेवल ज़्यादा होते हैं, और उस क्राउड को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई क्या कहते हैं स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग चाहिए हमारे, लेकिन हमारे पास वो कम है और लीडर्स ज़्यादा हैं, पॉलिटिशियंस ज़्यादा हैं, करप्शन ज़्यादा है। राइट, अब मुश्किल से समझो नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर भी आए और स्पिरिचुअल भी आए, समझ में कि नहीं, अन्ना हजारे जैसे आए, या ऐसे कुछ लोग आए कि जो पॉलिटिकल काम भी कर रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअल वे से कर रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम इस देश को सिंबल्स डालेंगे, बीइंग अ स्पिरिचुअल पैट्रियोटिक। इज इट राइट? आप कैसे भी डाल सकते हो, मतलब आपके पास एक छोटा सा फ्लैग है तो फ्लैग के ऊपर डालो, आपके पास छोटा सा भारत का नक्शा है तो उसको डालो, आपके पास नहीं है कुछ भी तो अपने कोई ऐसे क्रिस्टल है उसको प्रोग्रामिंग करो, और देश के लिए आप 5-10 मिनट रोज हीलिंग कर सकते हो। दैट्स इजी। अपना भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए कि नहीं यूनिवर्स के लिए, है ना? हम इतना करते हैं तो राइट। तो जहां जहां पे भी आपको लगता है मास ऑफ द पीपल में कुछ इश्यू है, तो अब जब भगवान ने आपको एक स्पिरिचुअल मैसेंजर बनाया है, हीलर बना ही दिया है, सिंबल्स दे ही दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आप करते जाओ। स्पेशली जब भी आप फ्री होते हो वीकेंड्स को, जब आपको लगता है कि भाई आज मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा है, तो अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल हीलिंग, योर फैमिली हीलिंग, कोशिश करो कि आप देश के लिए ऐसे करो, कुछ महिलाओं के लिए हीलिंग करो, कुछ सीनियर सिटीजन के लिए हीलिंग करो, कुछ बच्चों के एजुकेशन के लिए हीलिंग करो, कुछ थोड़ा क्रिमिनल्स के लिए हीलिंग करो। इज इट राइट? तो टॉपिक्स बहुत है, कुछ नेचर के लिए करो, 5 एलिमेंट्स के लिए हीलिंग करो, कहीं नेचुरल कैलामिटीज होती है उसके लिए हीलिंग करो। तो जब आप ऐसे करते जाओगे ना, तो फायदा क्या होगा, आपके प्लस पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। जैसे आजकल आप देखते हो ना, कहीं पे आप शॉपिंग करते हो तो आपको बोनस मिलता है, वाउचर्स मिलते हैं, है ना, और फिर उससे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उससे कुछ चीजें आपको फ्री हो जाता है। इज राइट? तो यहाँ पे भी क्या है कि ये जो अनकंडीशनल सर्विसेज आप देश के लिए करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो कल आप कभी क्राइसिस में हो, प्रॉब्लम में हो ना, तो कोई आपके लिए भी प्रे करेगा। इज इट राइट? मतलब जैसे आज हमने पैसे कमाए, हमने बैंक में डाले, और बीच बीच में थोड़े थोड़े पैसे को हमने एफडी कर दिया, और फिर जरूरत पे हम एफडी तोड़ के वो यूज करते हैं, या इंश्योरेंस कर दिया, इज इट राइट, या गोल्ड खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा। तो इस तरह से सेविंग किस चीज की करनी है, पुण्य की करनी है, एनर्जी की करनी है। ये चीज कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। इज राइट? तो आज हम अनकंडीशनली किसके लिए प्रे करते हैं, कल आपके घर में कोई ओकेशन हो, आपके घर में कोई शादी है, आपके घर में कोई बीमार है, या आप खुद बीमार है, और आप गॉड से प्रे करते हो प्लीज मुझे बचाओ, तो वो जितने लोगों को आपने ब्लेस किया ना, उनसे वापस आपको वो एनर्जी मिलेगी। दैट्स लाइक अ पावर बैंक। इज राइट? आप अपना मोबाइल भी चार्ज करके निकलते हो घर से, एक पावर बैंक को भी चार्ज करके निकलते हो। फिर जब आपको लगता है मेरे मोबाइल वीक हो गया, तो पावर बैंक यूज होता है कि नहीं? इज इट राइट? तो ये बहुत अच्छा है कि जितना एक्स्ट्रा समय है उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो सर्विस में, अनकंडीशनल सर्विस में। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस खाली बैठे हो तो कर दो आप। राइट? हम बॉम्बे की लोकल ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं इतना भीड़ है, रोज बेचारे जाते काम पे थके हुए जाते हैं आते, हम बैठे बैठे उन्हें हील करते हैं जब तक हमारा स्टेशन आता है। इज राइट? इतना हम कर सकते हैं कि वो जो भी पर्पस के लिए जा रहे हैं उनका फुलफिल है। फ्लाइट में भी बैठते हैं तो देखते हैं कि ये बंदे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, हमारे मतलब कोई बैंगलोर, कोई दिल्ली, जो भी है, तो हम उनको भी हील करते हैं कि जो भी मकसद के लिए वो निकले हैं तो उनका पर्पस पूरा हो जाए। अब हमें उनको पूछने की जरूरत नहीं तुम किस पर्पस के लिए बाहर निकले हो। इज इट राइट? तो ये चीजें क्या है ना, ये आप करोगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ऐसी जब एक्सरसाइजेस करोगे ना, तो आपकी कभी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी।
बिकॉज आप पूरे उस चीज में डूबे पड़े हो। समझ में कि नहीं? अब कोई स्पोर्ट्स में मतलब कोई अगर सपोज स्पोर्ट्स में होता है ना, क्रिकेट में, फुटबॉल में, कोई भी होता है ना, आप देखना वो सिर्फ मैदान में आने के बाद खेलता नहीं है, वो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करता है, रोज जिम जाता है, रोज कुछ प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेता है, मतलब रोज उसकी एक एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं देखोगे भाई सीधा वो जाके क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखोगे उसको। तो ये आपकी एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, ये आपको रोज करनी है, इज राइट? बिकॉज यूनिवर्स ने अगर इतने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों में से आपको चुना है, तो उनको समझ में है कि आप लायक हो, आपकी कॉन्शियसनेस हार्ट चक्र के ऊपर आ गई है, तभी आपको यहाँ पे बिठाया है। पहले क्यों नहीं थे? नॉलेज तो कहीं ना कहीं आपको भी इसकी थी कि नहीं, मुझे बताओ। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ आने से 2 दिन पहले ही आपको नॉलेज मिली है। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन हम जब एलिजिबल होते हैं, गॉड को पता है अब ये लायक हुआ, तब आपको यहाँ भेजा जाता है। इज राइट? कंपनी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन जब उनको लगता है ये प्रोडक्ट अभी फिट है, अभी मतलब बेचने के लायक है, तब वो होलसेल मार्केट में जाता है, फिर रिटेल के शॉप में आता है। तब तक वो कंपनी में ही उसकी सर्टिफिकेशन होती है, कंपोनेंट्स की या हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। इज इट राइट? तो अब जब ये सिस्टम में अब आप एक्चुअली क्या है, किसी रीजन के वजह से यहाँ पे हो, ऐसा आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो ये रीजन है, इसके वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ये रीजन एक्चुअली गॉड के लिए इररिलेवेंट है। आप हेल्थ के लिए आए हो, फैमिली के लिए आए हो, या रिलेशनशिप के लिए आए हो, या जो भी इशू के लिए, ये तो एक एक्चुअली ऊपर वाले को एक बहाना देना था आपको इस सिस्टम में लाने के लिए। समझ में कि नहीं? मतलब नहीं तो फिर आप आते क्यों? राइट? तो अब जब आप आ गए हो, तो आपको 2 चीज यहाँ समझनी है। एक तो अगर रिजल्ट मिल गया कोई भी इशू के लिए जो आप यहाँ पे आए हो, तो रिजल्ट मिलने के बाद भी प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि रिजल्ट मिला है प्रैक्टिस के वजह से, और प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो रिजल्ट का बाद का फायदा नहीं होगा। ये पहली बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको कितनी भी प्रैक्टिस करने के बाद, तो भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, बिकॉज ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये आपका एक डार्क स्टोरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिस करने की वजह से दूसरी चीजों की सुविधाएं हो रही है, दूसरा फायदा हो रहा है आपको। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब दूसरा फायदा हो रहा है। आपको लगता है जिस चीज के लिए मैंने सीखा था मेरे को आज तक रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, लोग मेरे साथ पॉजिटिव हो गए, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव है, मुझे अभी नींद अच्छी आती है। मतलब ये एडिशनल फायदे हुए कि नहीं? इज इट राइट? तो मैंने जब सीखा था ना, तो मैंने शुरू में तो बहुत जोश में सीखा था, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था चलो अब मेडिकल प्रैक्टिस की जो लिमिटेशन है उसको मैं इससे क्लीन कर दूंगा। फिर मेरे सर को मैं बहुत जोश से बोल रहा था, सर हर महीने आप प्लीज़ दिल्ली से बॉम्बे आना, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा 40-50 लोग का, और हम इस बॉम्बे में सारी बीमारियां खत्म कर देंगे। मतलब इतना जोश से मैं बोल रहा था, तो सर हमेशा स्माइल करते थे। फिर उस टाइम पे क्या था, ये कुछ नहीं था, 99 की बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, ब्रोशर प्रिंट करते थे, फिर वॉचमैन को जाके पैसे देते थे कि भाई तुम्हारी सोसाइटी में 50 पैम्पलेट ब्रोशर बांटना। टाइम्स ऑफ इंडिया में जाते थे, सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले आते थे, उसको देते थे, क्लासिफाइड में ऐड देते थे। इतने जोश से कोशिश करते थे। और उस टाइम पे ना जब मोबाइल नया आया था तो 16 रुपीज़ इनकमिंग का भी चार्ज था, तो मुझे 10-20 हज़ार का बिल आता था इनकमिंग का। तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे इतना बिल कहाँ से आया? मैंने कहा मैंने ऐड दिया मेरे सर के इवेंट का, हीलिंग का, और लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि भाई ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब इवेंट होता था तो मुश्किल से 30-40 लोग आते थे, मुझे लगता था 500-600 लोग आएंगे, है ना। मैंने एक बार बॉम्बे में चिचपोकली इधर वोल्टास हॉल है, वहां पे एक प्रोग्राम किया था, तो मुझे लगता है कुछ 800 लोग आए थे फ्री सेमिनार के लिए। और दूसरे दिन जब पेड वर्कशॉप था तो सिर्फ 4 ही लोग आए। फिर एक बार घाटकोपर में राष्ट्रीय शाला में मैंने इवेंट किया था, तब 600 लोग आए सेमिनार में। दूसरे दिन पेड वर्कशॉप मेरे सर का था, तो सिर्फ 8 या 10 लोग ही आए। तो मैं बहुत अपसेट हो गया। मैं सर को बोला ये लोग सीख क्यों नहीं रहे, आपने इतनी अच्छी चीज मुझे दी। तभी मैं सिर्फ 2 ही लेवल सीखा था, रेकी लेवल 1 और 2, तो मैं चाहता था सब लोग सीखे। तो सर मैंने बोले देख अब तूने एक्सपीरियंस ले लिया, अब तुझे समझ में आए कि लोग तैयार नहीं है फ्री होने के लिए। लोग प्रॉब्लम में है, लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग सॉल्यूशन को फॉलो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सबकी पैटर्न है, समझ में आ रहा कि नहीं?
लोग केमोथेरेपी लेने को तैयार है, रेडियोथेरेपी लेने को तैयार है, सर्जरी करने को तैयार है, लेकिन आप उस कैंसर के पेशेंट को बोलोगे तुम ये रॉ डाइट 6 महीना करो तुम ठीक हो जाओगे, तो बोलेंगे नहीं बाबा मेरे से तो 1 महीना भी कच्चा नहीं खाया जाएगा। इज इट राइट? गहने बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, खेत बेच देंगे केमोथेरेपी के इंजेक्शंस के लिए, सर्जरी के लिए, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ये मैंने बहुत क्लियरली देख लिया। और इसलिए इतने साल का मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग जो आजू बाजू में जो घूम रहे हैं, ये सब आपके मिरर रिफ्लेक्टर्स हैं। अगर आप उनके लिए पेन महसूस करते हो, अगर आप ज़्यादा कंसर्न हो, तो इसका मतलब आपकी ड्यूटी बनती है आप अपनी हीलिंग करो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी ऑरा बढ़ाओ। मे बी शायद उसके वजह से वो चेंज हो जाए थोड़े बहुत, एटलीस्ट सिस्टम में तो आ जाए, है ना? जैसे अभी कोरोना जितना अंदर बढ़ जाता है तो कॉन्टेजियस था, तो दूसरे को भी लग जाता था, राइट? तो ये भी स्पिरिचुअल इन्फेक्शन है जो आपको स्प्रेड करना है। मैं ये नहीं कहता हूं आप कुछ मार्केटिंग करो या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अपनी ऑरा की फील्ड बढ़ा दो, आपकी एनर्जी फील्ड बढ़ेगी। आपके ऑरा में जो भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी आएंगे, वो बोलेंगे यार आजकल तेरे साथ रह के बहुत मजा आ रहा है। तो आप बोलोगे नहीं आज मैं साधना करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, तुम भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि साई करुणा मिशन में आना है, वो ब्रह्म कुमारी में जा सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में जा सकते हैं, ओशो में जा सकते हैं, सदगुरु के पास कहीं पे भी जा सकते हैं। उनका सोल कॉलिंग है, हमको क्या है? डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर से लो, डॉक्टर को क्या फर्क पड़ने वाला है? कभी डॉक्टर थोड़ी बोलेंगे कि तुम फाइजर की मेडिसिन लो, कैडिला की लो, और वही मेडिकल स्टोर से लो, ये मेडिकल स्टोर से मत लेना। ऐसा कभी डॉक्टर को सुना है क्या? कभी नहीं सुना है। तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा की चेतना है, वो जिस गुरु, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी है, वो उसी से ही जुड़ेगी, और किसी से आप जा ही नहीं सकते हो, यहाँ वहाँ भटक ही नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है। अभी मैं यहाँ शिरडी में कितने लोगों को, जब मैं ऑटो में जाता हूँ तो मैं कभी पूछता हूँ कि तुम लोग कितने लकी हो, तुम तो कभी भी साई मंदिर का दर्शन करते हो। तो ये लोग बोलते हैं नाही नाही आम्हाला 2 वर्ष झाले आम्ही आत नाही गेलो, आम्हाला तर 5 वर्ष झाले आम्ही मंदिरात नहीं गेलो। तो मैं सोचता हूँ मैं हर महीने इधर आता हूँ बॉम्बे से भाग भाग के, और तुम 5-5 साल नहीं आते। समझ में क्या मतलब? तब समझ में आता है कि ये लोग, ऐसा नहीं कि ये पापी लोग हैं या कर्म ज्यादा है, एक्चुअली इनकी कॉन्शियसनेस बाबा से नहीं मिलती है, इनकी ट्यूनिंग नहीं है। समझ में कि नहीं? अदरवाइज लोग तो अमेरिका से भी यहाँ पे आते हैं, क्या कितने दूर दूर से विदेश से यहाँ आते, उनकी ट्यूनिंग मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ से जाने के बाद किसी को ये मत बोलना कि तुम कितने मतलब कर्म है, कितने पापी हो, देखो तुम ये सिस्टम में नहीं आए हो, ऐसा नहीं बोलना। उनको ये हीलिंग करना, सिंबल्स डालना कि उनको भी कोई अच्छा गुरु मिल जाए, उनको कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, उनको भी कोई अच्छा स्पिरिचुअल पाथ मिल जाए। ये अनकंडीशनली, ये इंटेंशन से आप उनको हील करना, ठीक है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ से जाने के बाद थोड़े जोश में उनको फोर्स करोगे, अरे मेरे को बहुत अच्छा लगा, तू भी नेक्स्ट टाइम आना, तू भी मेरे साथ रिट्रीट में आना, तू भी मेरे साथ सीख ले, तू भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर। उनको इरिटेशन होगा, ये क्यों आप पोक कर रहे हो? क्योंकि उनका टाइम नहीं है। इज इट राइट? साइलेंटली प्रे करो, साइलेंटली सिंबल्स डालो उनके ऊपर। मे बी अगर उनकी कॉन्शियसनेस आपसे मिलती है तो शायद जल्दी आ जाएंगे, या हमसे मिलती है तो एसकेएम में आ जाएगा, हमसे नहीं मिलती है तो जिनसे मिलती है उनके पास चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है वो टोटली जैनिज्म में है, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी है वो दादा भगवान में है। समझ में कि नहीं? तो मैंने शुरू में सोचा था कि वो लोग सिस्टम में आ जाएं, लेकिन फिर मुझे ये चीज समझ में आई जब मैं ऑरा रिसर्च करने लगा कि ये मेरे सिस्टम में क्यों आएंगे, है ना? तो मैंने अनकंडीशनली हीलिंग किया। फिर इन लोग को जहां जहां लगा वो लोग अपने अपने जगह पे चले गए, एंड दे आर डूइंग बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। समझ में है कि नहीं? तो ये इसलिए करना है क्योंकि हमें जाने के बाद कभी ऐसा लगेगा अरे काश ये भी इसमें आ जाता तो, ये भी इसमें आ जाता तो। ऐसा नहीं होता है। तो जो भी आपको लगता है ना, आप उसके लिए करो, उसको मत बोलो कि तुम करो, ठीक है? मे बी आपके अंदर चेंजेस देखने के बाद शायद वो सरेंडर भी हो जाए, उसको लगेगा ये क्या हुआ, आपके अंदर बदलाव कैसे आया, आपको इतना फायदा कैसे हुआ। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? अभी किसी को कोरोना हो गया, उसका सैचुरेशन कम हुआ, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे आया और मुश्किल से वो घर पे आ गया, और फिर किसी ने उसको अच्छी आयुर्वेदिक दवा दी, वो एकदम ठीक हो गया, तो आप पूछोगे कि नहीं उसको कि यार तू तो इतना वीक था, 8 दिन में इतना कैसे अच्छा हो गया?
तो बोलेगा मैं मुझे ये दवाई मिली, ये मिली, ऐसा है ना। तो आपको भी लोग ऑब्जर्व करते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, आपके नेचर बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे जैसे आप सिंबल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाओगे, आपके अंदर जो चेंजेस रहेंगे ना उनको सेंस हो जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मेरे अंदर ये बदलाव आया है। इज इट क्लियर? ये बोलना नहीं है, ये एक चीज ध्यान में रखना। दूसरी एक चीज समझनी है, कल जब उनका PLR हो रहा था रात में, तो एक चीज मैं आप लोग को समझाऊंगा कि हमारी जो बॉडी है ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बहुत ट्रांसपेरेंट बॉडी है। जैसे पहले दिन मैंने आप लोग को ऑरा के बारे में समझाया था, 7 लेयर्स के बारे में। उससे आपको समझ में आता है कि कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ऑरा में आप कुछ भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हो। कभी स्पिरिट को कर सकते हो, कभी किसी के डिप्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हो, कभी किसी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं सक्सेस को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो कि अरे यार बहुत सक्सेस, चल मुझे भी ऐसे करना है। बिकॉज हमारी जो सोच है ना वो मैग्नेटिक है, हमारे इमोशंस मैग्नेटिक है, सोच इलेक्ट्रिकल है। तो हम कोई भी चीज को एब्जॉर्ब अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो हम अट्रैक्ट करते हैं ना वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो इमिट करते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए हमने आपको क्रिस्टल क्यों दिया, क्योंकि क्रिस्टल एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है। आपने ये क्रिस्टल हाथ में पकड़ा, शिवलिंग या पेंडेंट, माला जो भी है, आपने चार्ज किया, सिंबल डाल दिया, अब ये 24 आवर्स 48 आवर्स के लिए चार्ज हो गया। अब वो इमिट करेगा। एब्जॉर्ब क्या किया? सिंबल्स को एब्जॉर्ब किया। इज इट राइट? एब्जॉर्ब क्या किया? आपके इंटेंशन को एब्जॉर्ब किया, आपके विश को एब्जॉर्ब किया, आपके एफर्मेशन को एब्जॉर्ब किया, मंत्र को एब्जॉर्ब किया। अब इमिट क्या करेगा? वही करेगा ना जो एब्जॉर्ब किया। इज इट क्लियर? तो ये भी ट्रांसपेरेंट है, आपका ऑरा भी ट्रांसपेरेंट है। तो अब थोड़ा चैलेंज क्या हो गया, बिकॉज अभी आपके चक्र ओपन हो गए, शक्तिपात हुआ ना आपका, आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई अभी। तो जब किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, शक्तिपात होती है, तो ये छोटे बच्चे के जैसे ट्रांसपेरेंट और ज्यादा हो जाते हैं, तो नजर जल्दी लग जाती है उसको। लग जाती है कि नहीं? हम बच्चे को अरे कितना अच्छा दिखता है, कितना क्यूट दिखता है, अब उसको बुखार आ जाता है, नजर लग जाती है। फिर हम कुछ भी थोड़ा नमक वमक लेके घुमा के फेंकते हैं, तो मतलब ऑरा क्लीन करते हैं, तो उसकी नजर उतर जाती है। तो इसलिए अभी क्या है, जब मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो वो नेगेटिव एब्जॉर्ब करते हैं लोगों की। तो इसलिए बीच बीच में मंदिर बंद होते हैं, दोपहर में, रात में बंद होते हैं, फिर जब खुलते हैं तो उनका अभिषेक होता है ना, फिर आरती होती है पीरियडिकली, फिर उनको भी बीच बीच में कुछ मंत्र की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ऐसा है, कुछ अच्छे मतलब जब त्योहार आते हैं तो बहुत कुछ ये प्रोसीजर करनी पड़ती है, मतलब उसको रीएक्टिवेट करने के लिए, उसको और ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए, है ना। जैसे साईं बाबा का भी देखते हो पालकी निकलती है, इज इट राइट? बालाजी को भी साल में एक बार निकालते हैं, या आप कहीं पे भी जाओ कि कोई ना कोई एक प्रोसीजर करते ही हैं वो लोग, इज इट राइट? वो इसलिए करते हैं ताकि वो री एनर्जाइज्ड हो जाए। तो आपको भी बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, हमारे कोई जूम सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे, कोई आपको फिजिकली हमारे इवेंट्स में आने पड़ेंगे, आपको री एनर्जाइज करने के लिए। ऐसा मत सोचना मेरी एक बार चक्र खुल गए, अब तो मुझे लाइफ में कहीं पे कोई रिट्रीट अटेंड करने की जरूरत नहीं, कोई वर्कशॉप सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं, कोई रिपीट सेशन जाने, ऐसा मत सोचना। बिकॉज आप पॉल्यूट भी जल्दी हो जाओगे, क्योंकि लोग एब्जॉर्ब करेंगे आपकी एनर्जी, सक करेंगे आपकी एनर्जी, क्योंकि प्योरिटी बढ़ गई कि नहीं? अभी जब तक इम्प्योर थे तो कुछ नहीं था। अब कोई आदमी अगली रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इज इट राइट? जब प्योर होता है तो सारे अट्रैक्ट होते हैं उस पर। लॉजिकल बात है कि नहीं? इज इट राइट? जब इम्प्योर होते हैं ना तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जैसे कि आप देखो कि कोई भिखारी होता है तो कुत्ता भोंकता है कि नहीं उसको, क्योंकि इम्प्योर हो रहा है उसका, तो कुत्ता ही भोंकेगा उसके ऊपर, इज इट राइट? तो जब आप प्योर होते हैं तो इम्प्योर लोग भी अट्रैक्ट होते हैं सक करने के लिए, उनको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, है ना। जैसे अभी हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो भिखारी बैठे रहते कि नहीं? रहते कि नहीं? मतलब वो सोचते कि भाई मुझे दान करे, मुझे कुछ पैसा दे, मुझे कुछ अनाज दे, कुछ तो दे करके। तो अभी आप कहते हैं ना, आप स्पिरिचुअल डोनर बन गए हो, एनर्जी डोनर बन गए हो आज की तारीख में। तो जहां पे भी जाओगे ना, ट्रेन में जाओगे, जहां पे भी पब्लिक प्लेस रहेगी ना, थोड़ा खुद को
क्रिया सिंबल डाल के प्रोटेक्शन में डालना। अगर आप क्रिस्टल पहने हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अदरवाइज फिर थोड़ा अपने पिरामिड, जैसा भी आज पिरामिड प्रोटेक्शन करवाया कि नहीं, है कि नहीं, या क्या करना, पब्लिक प्लेस में ना इन्वोकेशन करके बैठना, वो सबसे बेस्ट आदत है। बिकॉज इन्वोकेशन करके बैठोगे तो ऑरा एक्सपांड हो जाएगा, फिर कोई कितना भी शक करेगा ना तो भी आप प्रोटेक्टेड हो। खींचने दो, आपके पास और इनपुट आएगा, फ्लो आएगा, फिर आउटपुट जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। इज इट राइट? तो बहुत साल पहले मैं ऐसे सोचता था, जब मैं ये फील्ड में नहीं था ना, तो मैं जैनों के सत्संग मतलब क्या कहते थे, व्याख्यान अटेंड करता था। जब हमारे यहाँ पजोशन जिसको बोलते हैं, 4 महीना जब बारिश होती है ना, तो मैं सोचता था ये गुरु महाराज 5-5, 10-10 मिनट, आधा घंटा क्यों आते हैं, उनको तो 24 घंटा पब्लिक के सामने बैठना चाहिए जब इतना ज्ञान है इनके पास तो। लेकिन ये फील्ड में आने के बाद पता चला कि 10-15 मिनट भी आते हैं ना पब्लिक के सामने, पब्लिक पूरी उनको शक कर लेती है, पूरी एनर्जी उनको ड्रेन कर देती है। फिर उनको साधना करने के लिए 10-15 घंटे अकेले में बैठना पड़ता है, फिर बाद में वापस पब्लिक के सामने आते हैं। इज इट राइट? आप मुझे भी देखते हो कि मैं बहुत कम मतलब सेमिनार देता हूँ या बहुत कम पब्लिक के सामने आता हूँ। ये रीज़न है करके कि बीच बीच में जितना टाइम है मैं अपनी सेल्फ चार्जिंग करता हूँ, अपनी हीलिंग करता हूँ, ताकि फिर मैं आपको जब आपके सामने आऊँ तो 100% एनर्जी थ्रो कर पाऊँ। आपकी एक की अट्यूनमेंट करने के लिए मुझे 21 बार अपनी अट्यूनमेंट करनी पड़ती है, इतना टाइम मुझे जाता है करके। तो अगर मैं अपनी अट्यूनमेंट ना करूँ, सिर्फ आपकी अट्यूनमेंट करूँ, तो वो हीलिंग होगी, अट्यूनमेंट नहीं होगी। जो दूसरे जो रेकी ग्रैंड मास्टर है या प्राणिक के मास्टर्स है, ये लोग क्या है ना, थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे अट्यूनमेंट करते जाते हैं। उन्हें ये ऑरा का साइंस नहीं पता कि आप खुद चार्ज नहीं है और आप उसको चार्ज करने जा रहे हो। आपके खुद के चक्र डिसअलाइन है और आप उनका बैलेंस करने जा रहे हो, समझ में कि तो ये ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने पिछले 15-17 साल से ज़्यादा हुआ मुझे लगता है, मैंने किसी को मास्टर नहीं बनाया। शुरू में मैं बना देता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरे सर ने मुझे बनाया तो मैं भी बना देता हूँ लोगों को, तो लोग भी मेरे जैसा अट्यूनमेंट करेंगे तो ये बहुत स्प्रेड होगा, अच्छा होगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो लोग बीमार पड़ते थे, वो लोग के घर में प्रॉब्लम चलते, तो मैंने सोचा इसको मैंने ग्रैंड मास्टर बनाया, अब वो क्यों बीमार पड़ रहा है, अब वो क्यों प्रॉब्लम में फंस रहा है। फिर जब ऑरा का रिसर्च शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये लोग वो मेंटेन नहीं करते वो एनर्जी। अभी आप भी देखो राजस्थान में ऐसे कितने मंदिर हैं जो मेंटेन नहीं करते, तो खंडित हो गए कि नहीं, है कि नहीं। जैन के भी तीर्थ स्थानों पे जाओगे आप, बनारस जाओ या कलकत्ता जाओ, जैन के जहाँ जहाँ पे अभी कहीं पूजा वूजा नहीं होती ना, वो मंदिर खंडित हो जाते हैं, फिर पब्लिक नहीं जाती वहां पे। इज इट राइट और नॉट? मतलब सोचो, भगवान की मूर्ति को भी एनर्जी का मेंटेनेंस चाहिए। आप तो लाइव इंसान हो कि नहीं, तो आपको भी मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं। तो आपकी जो सेल्फ हीलिंग है ना, ये मेंटेनेंस है। आपका जो प्रोटेक्शन है ये मेंटेनेंस है, आपकी जो क्रिस्टल है ये मेंटेनेंस है, आपकी जो अपनी साधना है ये मेंटेनेंस है। और थोड़ा बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा कि खाने पीने में थोड़े आपके चेंजेस आएंगे, थोड़े सोचने में भी चेंजेस आएंगे, थोड़े सोने में भी चेंजेस आएंगे। मतलब आपको लगेगा आजकल मुझे बहुत कम नींद आती है, आपको लगता है आजकल मुझे खाना कम जाता है, पहले अच्छे से खा लेता था, क्योंकि अब बॉडी आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर कर रही है। इज राइट? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जाने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे, तो ऐसा मत सोचो मैं गलत तो प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना, समझ में कि नहीं। किसी का भी ऑपरेशन होता है ना, हॉस्पिटल से घर पे आते हैं, तुरंत वो चलना फिरना नहीं करता है, वो तुरंत खाता नहीं है सब कुछ, है ना। थोड़ा टाइम लिक्विड लेता है, थोड़ा टाइम वो रेस्ट लेता है, ऐसे करके होता है। 10-15 दिन के बाद थोड़ा लायक हो जाता है। तो आप भी यहाँ से जाओगे ना, तो कम से कम 3 महीने तक आप की शिफ्टिंग होती रहेगी, 3 मंथ्स तक। फिर 3-4 महीने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ी अभी मुझे लग रहा है मैं स्टक हो गई हूँ, अब मुझे नहीं लग रहा है प्रोग्रेस हो रहा है। फिर आपको ऐसे कुछ इवेंट को रिपीट करना पड़ेगा। आप देखते हो ये जितने भी ऊपर एडवांस वाले हैं, रिपीटर्स हैं, ये वही लोग हैं जो 3 महीने 6 महीने में वापस रिपीट करने के लिए आते हैं। उनको सेंस हो जाता है कि अब टाइम आ गया है मुझे और एक रिट्रीट में जाने का, अब टाइम आ गया है मुझे और एक सेशन अटेंड करने का, और ये बहुत ज़रूरी है। इज इट राइट? नहीं तो क्या होगा कि यहाँ से जो एनर्जी लेके जा रहे हो उससे कुछ नाड़ियाँ खुल जाएगी आपकी, कुछ चक्र आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो नई नाड़ियाँ खोलनी है ना वो नहीं खुलेगी, बिकॉज ये पुरानी एनर्जी से नई नाड़ियाँ नहीं खुलती है। फिर यहाँ रीअट्यूनमेंट होता है, मास हीलिंग होती है, PLR होता है, ऐसे हायर प्रोसीजर होते हैं, फिर वो नाड़ियाँ खुलती है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब हमने सपोज ये मोबाइल ले लिया और लेने के बाद जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने डाल के दिया, हमको कुछ टाइम के बाद वाईफाई कनेक्ट करके अपग्रेड करना पड़ता है कि नहीं?
करना पड़ता है कि नहीं? तो ये भी क्या है कि यहाँ पे आने के बाद आपका वाईफाई कनेक्ट होगा, और जब वाईफाई कनेक्ट होगा, जब रिपीट रिट्रीट में आओगे, तब वापस आपको वो कनेक्टेड सोल्स मिलेंगे, वापस आपका अपग्रेडेशन होगा, वापस आपकी कोई मास सीलिंग करेगा, कोई आपका PLR करेगा, वापस आपका अपग्रेडेशन होगा। तो जैसे ऑनियन में कैसे लेयर्स होते हैं ना, पिलिंग करते हैं ना हम लोग, तो आपकी भी ऑरा की पिलिंग होती है ऐसे रिट्रीट्स में। मतलब एक लेयर क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरी बार आओगे तो एक लेयर और क्लियर हो जाएगा, तीसरी बार आओगे और एक लेयर क्लियर हो जाएगा। ऐसे करते जितने भी लेयर्स हैं आपके, कार्मिक लेयर्स हैं, इमोशनल लेयर्स है, ट्रॉमा के लेयर्स हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस के हैं, फिजिकल इलनेस के लेयर्स है, ये सारे हर इवेंट में क्लियरेंस होते जाएगा आपका, है ना। ये साइंस है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको फिलोसॉफिकली बोल रहा हूँ, ये पूरा ऑरा के रिसर्च करके हमने देखा है। आज मैंने 748 ये रिट्रीट है हमारी, इतनी रिट्रीट ऑर्गेनाइज कंडक्ट करने के बाद मुझे समझ में आता है कि कितने मेरे लेयर्स क्लियर हुए, मेरी कितनी 128 पास्ट लाइफ क्लियर हुई। तो अभी भी जब मुझे लगता है कि अब मैं कहीं स्टक हो गया हूँ, तो मैं कभी जाता हूँ हिमालय पे जाता हूँ और फिर अपनी एक पास्ट लाइफ करके आता हूँ, और फिर मेरी जो फाइल ओपन होती है, फिर नए लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके जैसे, फिर मेरा मतलब ये इवेंट के जरिए मेरा भी एक क्लियरेंस होता है, फिर मैं भी एक लेवल आगे जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप लोग ही आगे जा रहे हो, आपके चक्कर में मैं भी एक एक लेवल आगे जा रहा हूँ। तो अगर मैं ये ऑर्गेनाइज नहीं करता तो मैं भी अटक जाता। तो मुझे तो टेंशन हो गया था 23 मार्च को 2020 को, मैं सोच रहा था अब मेरे इवेंट्स कैसे होंगे लॉकडाउन के बाद। तो फिर 3-4 दिन 5 दिन गए और बाद में एक मैसेज आया कि ऑनलाइन स्टार्ट करो। फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, और फिर मैंने अपने सारे जो टीम मेंबर्स थे उनको मैंने कहा कि आप सब लोग अटके हुए हो, मैं भी अटका हुआ हूँ, तो लेट अस हेल्प द पीपल एंड गो अहेड। तो फिर हमने वो सेशन स्टार्ट किए, समझ में है कि नहीं। तो ये एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब बाय डिफॉल्ट सब चलते रहेगा, हर मोमेंट में एफर्ट्स डालना पड़ेगा। और ये आपने देखा है कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हो ना, तो जितना स्कोर बढ़ता है ना, लेवल बढ़ता है ना, उतनी स्पीड भी बढ़ती है गेम की। ये आपने नोटिस किया, राइट? तो जितनी स्पिरिचुअलिटी हम आगे जाते हैं इतने चैलेंजेस बढ़ते हैं। अब हम लोग वो लोग तो नहीं है कि हिमालय पे जाके बैठ जाएं, ऐसा तो लोग नहीं है ना, हम तो संसार वाले लोग हैं। तो डेफिनेटली अगर हम संसार वाले लोग हैं तो हमें तो चैलेंज और ज़्यादा है, क्योंकि आप पब्लिक को अवॉइड ही नहीं कर सकते, है ना। तो आप क्या हिमालय पे जाके मौन व्रत ले लोगे, किसी कोई केव्स में जाके बैठ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन अभी इस युग में, इस कलयुग में, या आपकी जो अभी सोल लेवल है वो पब्लिक को फेस करने के लिए आई है, पब्लिक से भागने वाले एज नहीं, मतलब सोल लेवल नहीं है आपकी, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, प्रोटेक्ट भी करोगे, सेल्फ हीलिंग भी करोगे, और लोगों को हेल्प भी करोगे। ये सारी चीजें साथ साथ में चलनी चाहिए। तो कहीं पे भी आपको लगता है कि इसमें से कोई एक चीज मेरी नहीं हुई, तो आप अटक जाओगे। प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को हेल्प भी करना होगा, कुछ खाने पीने में ध्यान रखना होगा, कुछ एक्टिविटीज में ध्यान रखना होगा। बिकॉज ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप सपोज ये सब चीजें करते हो और अगर आधा एक घंटा आप क्राइम पेट्रो देखते हो, है ना, तो आप ड्रेन हो जाओगे कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये चीजें ध्यान में रखना कि मैं ऐसे सारे सोर्स से पहले तो कॉर्ड कट कर लूं जहां मेरा ड्रेनेज होता है। तो पहले उसका जाके एक लिस्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, किसके साथ बात करने से या कहीं जाने से या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो उसको तो पहले कट करो, बिकॉज वो जितना माइनस हो रहा है ना, उसको प्लस होने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी। तो मैंने भी वो पूछा अपने आप को कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं ज़्यादा ड्रेन होता हूँ। जब मैं नया सीखा तो मुझे आंसर अंदर से आया, तेरे जो क्लिनिक पे 30-40 पेशेंट आते हैं ना, क्योंकि मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा था, ये तुझे ड्रेन कर रहे हैं, समझ में कि नहीं। तो मैं सोचा अब ये इनको मैं कैसे मना करूँ, मेरे तो प्रोफेशन ही है, मैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं वो प्रैक्टिस बंद कर पाया, और अब मैं अट्रैक्ट आप जैसे लोगों को कर रहा हूँ जो आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हो, पॉजिटिव हो। तो आप मुझे ड्रेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी भी कोई एक अच्छी पॉजिटिव लेवल है। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
लेकिन अगर मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता और वो प्रैक्टिस आज भी करता तो कफ कोल्ड से कैंसर तक के पेशेंट को ही अट्रैक्ट करता मैं। डिफरेंस समझ में ना। और अभी आपने रिसेंटली कोरोना में देखा कि इवन डॉक्टर्स को भी कोरोना हो गया और उनकी भी डेथ हो गई। मतलब उन्होंने भी तो ऐसा अट्रैक्ट किया कि नहीं, इज इट राइट? और हमने डॉक्टर जैसा ही काम किया, 54 से ज्यादा रिट्रीट्स किए 2 साल के कोरोना में, लेकिन हमको किसी को कोरोना नहीं हुआ इतनी ट्रैवलिंग करने के बावजूद भी, क्योंकि हम क्रिस्टल भी पहन के रखते थे, सेल्फ हीलिंग करते थे, इन्वोकेशन में रहते थे, सामने वाले को भी थोड़ा हील करते थे ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए, उसकी कोई नेगेटिव हमें ना आ जाए, इज इट राइट? तो ये थोड़े एथिक्स फॉलो करते थे। तो ये सारी चीजें आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, बिकॉज क्या होता है कि अगर ये चीजें हमने यूट्यूब पे डाली तो लोग पहले डर जाएंगे, अरे नहीं इसे तो मैं सीखता ही नहीं, इसे तो मैं जाता ही नहीं। जब आप सीखने के बाद इतने अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले चुके हो तो हम आपको ये लॉस बता सकते हैं, इज राइट? अभी आप यहाँ पे ओपन माइंडेडली बैठे हो, अगर नहीं आते तो आपके अंदर एक फियर क्रिएट होता, अच्छा फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओ अच्छा फिर पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अच्छा मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, अच्छा मुझे वो न्यूज चैनल छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, मास ऑफ द पीपल के अंदर ये रेजिस्टेंस है बदलाव का, कोई बदलना नहीं चाहता। मास ऑफ द पीपल, आप अपने घर में भी देखो या आप अपना प्रेजेंट का पास देखो कि आपके अंदर भी कितना रेजिस्टेंस था। आज भी कुछ कुछ चीजों के लिए रेजिस्टेंस है आपके अंदर, ऐसा नहीं कि पूरा निकल गया है कि नहीं? है ना? तो जैसे जैसे सिंबल्स डालोगे तो डाइल्यूट होगा और डिलीट होगा, कोई चीज डायरेक्ट डिलीट नहीं होने वाली। आप साइकिक सर्जरी करो, बेसिक करो तो डाइल्यूट होगा, आप क्वांटम साइकिक सर्जरी करो तो ज्यादा डाइल्यूट होगा, आप 24 पार्ट्स हीलिंग करो, चक्र हीलिंग करो तो डाइल्यूट होगा। तो ये डाइल्यूशन करना है, डिलीट नहीं करना है, बिकॉज आप कोई कर्म को बाईपास नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े गुरु कहते हैं कुछ लोग ऐसे कि रेकी में नहीं जाना चाहिए, हीलिंग नहीं करना चाहिए, आप कर्म को बाईपास करते हो। लेकिन मैंने ऑरा की रिसर्च में देखा, हम कोई कर्म को बाईपास नहीं करते, हम कर्म को अब पॉजिटिव एनर्जी के साथ फेस करते हैं। कर्म को कोई बाईपास नहीं कर सकता, कृष्ण भगवान नहीं कर सके तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? इज इट राइट? अगर कृष्ण भगवान बाईपास करते तो द्रौपदी का वस्त्रहरण होने ही नहीं देते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? राम करते तो सीता का हरण ही नहीं होता, तो उन्होंने भी उसको होने दिया, तो आप भी चीजों को होने दो। समझ में कि नहीं? कोई भी चीज को होने दो, लेकिन उस होने के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जोड़ दो। आप जॉब करो, उसके साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डाल दो। आप रिलेशन में किसी के साथ हो, उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डाल दो। आप घर गृहस्थी में हो, हाउस वाइफ हो, तो उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डाल दो। इज इट राइट? उसको पैरेलल मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अपनी नेगेटिविटी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते हैं और बाहर दिखाते देखो मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, और अदर साइड वो खुद नेगेटिव है। यहाँ पे आपको दोनों को मर्ज करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को एक साथ लेके चलना है, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, आपकी धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है ना, ये डाइल्यूट होके डिलीट होते जाएगी। उसको पैरेलल नहीं रखना है, ना तो ईगो आ जाएगा आपके अंदर। काफी लोग है ना बोलते मैं तो ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं तो हीलर हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ईगो भी चल रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रही है। सामने वाले को दिख जाएगा कि नहीं? समझ जाएगा कि नहीं कि ये प्रैक्टिस भले कर रहा है लेकिन अभी भी इसमें गुस्सा बहुत है, ईगो बहुत है। तो हमें क्या करना है, हमारे अपने ऊपर काम करते हुए उसको साथ में लेके चलना है। तो हर प्रैक्टिस के साथ हमें ये देखना है, एनालाइज करना है कि मेरे नेचर में कितना चेंज आया, मेरे बिहेवियर पैटर्न में कितना चेंज आया, मेरे खाने पीने में कितना चेंज आया। तो ये जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करोगे ना, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा। इज इट राइट? नहीं तो अभी कोई आपको बोलेगा तो आपका ईगो हर्ट होगा, तू मुझे क्या बोल रहा है, मैंने तो हीलिंग सीखी है, मैं तो इतना मतलब इवॉल्व सोल्ड हूं, मुझे तो ये सारी शक्तियां विद्या मिली है ना। ऐसा हो सकता है, बिकॉज क्या होता है, अभी आपकी यहाँ पे एनर्जी राइज हुई है, अभी आपकी चेतना राइज नहीं हुई है। ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत फर्क होता है यहाँ पे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, अपनी बदलाव लाओगे, तो आपकी चेतना आगे बढ़ेगी, तो आप इवोल्यूशन होगा। तो नॉर्मली जितने लोग भी
ऐसे स्पिरिचुअल इवेंट में जाते हैं ना, अपनी कुंडलिनी को जागरूक करते हैं, अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, और फिर उनके अंदर ईगो आ जाता है सेल्फ पावर का, मैनिफेस्टेशन का। तो हमें भी, जितने लोगों ने भी छोड़ा है साई करुणा मिशन को, वो ये ईगो से छोड़ा है कि अब मुझे डॉक्टर उदय झा की क्या जरूरत है, वो जो सिंबल की प्रैक्टिस करते वो तो मेरे पास आ गया, वो जो मेडिटेशन करते वो मुझे समझ में आ गया, मैं यही करूंगा और मैं ही अपने हिसाब से एक सेंटर ओपन करूंगा, मैं प्रोफेशनली उसको ये करूंगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमने अपनी चेतना बढ़ाने के बाद ये सिस्टम चालू की, और वो अपनी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाया, उन्होंने सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाने के बाद सिस्टम चालू की, तो उनका डाउनफॉल जल्दी आ जाता है। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? इज इट राइट? ये जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं ना, मैं कामाख्या देवी गया, कलकत्ता गया, जहाँ जहाँ पे भी मैंने कहा, लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो अपनी कुंडलिनी को ऊपर लेके आते हैं, एनर्जी ऊपर लेके आते हैं, फिर वो माइंड मैनिपुलेशन करते हैं, किसी के भी सबकॉन्शियस में थॉट्स डालते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि चेतना बड़ी नहीं है उनकी, सिर्फ एनर्जी बड़ी हुई है। इज इट राइट? यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते 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 आगे जा रहे हैं, तो हमें ईगो भी नहीं आएगा, और हम किसी को मैनिपुलेट भी नहीं करेंगे, हम किसी को डोमिनेट भी नहीं करेंगे, हम उसको स्पेस में रखेंगे और सिर्फ यूनिवर्स को बोलेंगे कि मुझे लगता है इसके साथ ऐसा होना चाहिए, बाकी आप देख लो। समझ में कि नहीं? अभी मुझे समझो, इनके लिए मुझे शादी के लिए हीलिंग करनी है, तो मैं साईं बाबा को या इन्वोक करूंगा, सिंबल्स डालूंगा, और मैं बोलूंगा भाई मेरी इच्छा है इसकी अभी शादी हो जाए, बाकी आप देखो, मैंने तो हीलिंग कर दी है। सी, दिस इज द फ्रीडम यू आर गिविंग। इज राइट? आप उनकी फ्री विल छीन नहीं रहे हो, आप उनकी फ्रीडम छीन नहीं रहे हो, आप उनके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो। इज राइट? अगर मैं तांत्रिक होता तो मैं इनको कुछ ऐसे उपाय बताता, तू ये कर, तुझे बहुत 2 महीने के अंदर मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी, शादी भी हो जाएगी, और फिर झगड़े होंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन किया है। He is not ready, that soul is not ready, दोनों के कार्मिक क्लियरेंस नहीं है, और मैं मैनिफेस्टेशन कर दिया इनका। अब समझ में आ रहा है? ये जितने भी नेता हैं, जितने भी अभिनेता हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग सारे ऐसे तांत्रिकों पे डिपेंडेंट होते हैं सक्सेस के लिए। इसलिए ये लोग जाते हैं चुप चुप के कहीं ना कहीं तांत्रिकों के पास और अपना मैनिफेस्टेशन करते हैं। मैं जब हांगकांग गया था, मुझे जिन लोगों ने बुलाया, तो मुझे लगा ये कितने पॉजिटिव लोग हैं, मुझे बुलाया, तो मैं भी खुश हो गया। तो बाद में मुझे 1-2 दिन के बाद मुझे एक इंसान से मिलवाया, और मुझे कहा कि 21 साल से ये बंदे को हमने एक रूम में रखा है। मैंने बोला ये क्यों उनको पकड़ के रखा है? बोले ये तांत्रिक आदमी है, ये हमारे बिजनेस के लिए रोज कुछ ना कुछ प्रोसीजर करता है, तब हमारे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब मैं सेकेंड टाइम गया हांगकांग में, पहले तो मार्च में गया था, फिर मैं जून में गया था। तो जून में जब मैं गया, तो वो जो बंदा था, तांत्रिक बंदा था, इंडिया का ही था, लेकिन 21 साल से हांगकांग में ही रह रहा था उनके वजह से। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी पास्ट लाइफ आप करो। तो मैंने बोला मैं पास्ट लाइफ किसी की करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो स्टूडेंट है वो आपका पास्ट लाइफ करेंगे और मैं आपकी हीलिंग करूंगा। तो बोले ठीक है। तो जैसे हमने उस तांत्रिक की पास्ट लाइफ की, मैक्सिमम टाइम उसका मर्डर ही हुआ था, और मैक्सिमम टाइम उसने भी ऐसे ही कुछ किए थे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसको पैटर्न समझ में आ गया कि इस लाइफ में भी जो दुश्मन है उसके, वो कौन सी लाइफ से जुड़े जिन्होंने इसका मर्डर किया था। और उसको ये भी समझ में आया कि उसने कौन सी लाइफ में इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करके उसको खत्म किया था। तो वो पैटर्न रिपीट हुई कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं? लेकिन वो 2-3 घंटा देखने के बाद ना, वो मैंने उनको कहा कि पंडित जी अभी आपको हीलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी आपने देख लिया। तो बोले हाँ मैं देखता हूँ, करूँगा। और उसके बाद आज 3 साल हो गए, उन्होंने कभी हीलिंग नहीं की, उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, कभी मुझे पूछा भी नहीं मैं क्या करूँ। अभी भी वो वहीं पे है, क्योंकि ही इज इन कंफर्ट जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। इज इट राइट? वहाँ के वो लोग है ना, हॉर्स रेस में जाते हैं और उसको पूछते हैं कि आज कौन से नंबर पे लगा है, और वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से बोलता है। ऐसा है, मुझे भी पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज मेरा वो पावर नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कौन से घोड़े पे पैसे लगाना। मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं साइंटिफिक पर्सन हूँ, मैं हीलिंग सिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया, है ना, बिकॉज उन्हें लगा कि कभी वो बंदा नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ था
कि कभी वो नहीं रहता तो वो मुझे सोच रहे थे। मैंने कहा भाई मैं उनको कभी रिप्लेस ही नहीं कर सकता, ऐसा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये सारे आपको सिस्टम समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हीलिंग सीख के यहाँ जाओ, आपको वेरिएशन समझने चाहिए कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो एनर्जी के साथ प्ले करते हैं। हमें प्ले नहीं करना, हमें प्रे करना है, समझ में कि नहीं? हमें प्ले नहीं करना है, एनर्जी के साथ प्रे करना है। प्रे करेंगे और फ्रीडम के साथ करेंगे, फ्री विल के साथ करेंगे, एक्सेप्टेंस के साथ करेंगे, जो होगा बेस्ट होगा। अभी मैंने लॉकडाउन के पहले हीलिंग की, यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया, मुझे 10 साल के लिए मिल गया। अभी मैंने कुछ 2 महीने पहले यूके के लिए मैंने वीजा अप्लाई किया, मैंने हीलिंग की, मुझे वीजा ही नहीं मिला। अदरवाइज ये डेट्स मेरी यूके की थी तो नहीं मिला, तो फिर मैंने शिरडी में रखा रिट्रीट। मैंने कहा जब मुझे वीजा ही नहीं मिला मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, है ना? तो मैंने अपने टीम मेंबर को भेजा जिसको वीजा मिला, मैं बोला तुम उधर जाओ, मैं इधर इवेंट करता हूँ, ऐसा है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको 100% सक्सेस मिलेगा कुछ भी करोगे तो। नेचर को पता है आपको कहाँ पे कहाँ भेजना है, आपसे क्या करवाना है। लाइफ उसकी है, सोल उसकी है, तो उसे डिसाइड करने दो ना। इज इट राइट? व्हाई वी शुड डिसाइड? और ऐसा दुखी नहीं होना यार इतने हीलिंग करने के बाद मुझे वीजा नहीं मिला, मेरे उस स्टाफ को मिल गया, टीम को मिल गया। शायद उनका लिखा था वो चले गए, आपका नहीं लिखा था आप नहीं चले गए। इज इट राइट? तो ये इसलिए कह रहा हूं कि कभी कोई चीज का रिजल्ट ना मिले ना तो ये सोचना कि भाई गॉड इससे बेटर चीज देना चाहता है। अदरवाइज व्हाट यू डिजर्व यू गेट, व्हाट यू डिजायर यू डोंट गेट इट। आप जिस चीज के लिए डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, राइट? सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? अब लास्टली मैं आपको इंटीग्रेशन बोलता हूं कि इसका इंटीग्रेशन प्रैक्टिस में कैसे करना है। आप सुबह से रात तक जितना भी आपको समय मिलता है, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 10 मिनट, आप है ना सिंबल्स को चैंट करते जाओ जितना भी टाइम मिलता है। तो उससे क्या होगा ना, आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। ऐसे मत सोचना कि मुझे 1-2 घंटा मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा ना तभी बैठ के मैं ये करूंगी, ऐसा मत करना। जितना भी टाइम मिलता है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने देखा अभी रेड सिग्नल है, 30 सेकेंड बाकी है, तो 30 सेकेंड प्रैक्टिस करो। आपने गैस पे कुकर रखा है, आपको पता है कि 10 मिनट बाद सीटी बजेगी, फिर ठंडा होगा, फिर खोलूंगी, तब तक मुझे शांति से बैठना है, तो उतना टाइम आप अपनी हीलिंग करो। इज राइट? तो जो भी एक्टिविटी आप करते हो ना, उस एक्टिविटी के साथ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, दैट इज इंटीग्रेशन, है ना? ऐसा कोई आसन में नहीं बैठना है, ऐसा कोई डायरेक्शन में नहीं बैठना है, ऐसा कोई टाइम का नहीं है। सिर्फ हम कहते हैं साइकिक सर्जरी इवनिंग में मत करो, बिकॉज सूर्यास्त के बाद ना इतना पावर नहीं होता है, लेकिन हीलिंग कर सकते हो, हायर प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको पता है कि सूर्यास्त के बाद या अमावस के टाइम पे तांत्रिक लोग ज्यादा काम करते हैं, है ना? ब्रह्म मुहूर्त के बाद व्हाइट लाइट एनर्जी यूज होती है और सूर्यास्त के बाद ब्लैक एनर्जी यूज होती है। तो हम तो व्हाइट लाइट से खेल रहे हैं ना, इज इट राइट? तो हम कोशिश करेंगे कि सुबह 3:30 बजे से लेके शाम को 6, 6:30 सूर्यास्त तक जितना भी हायर प्रोसीजर करना है कर लेंगे। 6:30 बजे के बाद हम सिर्फ सिंबल्स की चैंटिंग करेंगे। समझो डिनर ले रहे हो, सोने जा रहे हो बेड पे, और बेस्ट तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि सोने से पहले इन्वोक करो, फॉरगिवनेस करो। अभी ऊपर होपोनोपो सीखा कि नहीं, राइट? कॉर्ड कटिंग सीख लिया, तो रात को सोने से पहले ये सारा प्रोसीजर करके सो जाओ। मतलब आपका सबकॉन्शियस हल्का हो जाएगा ना, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो जो आप टारगेट रख के सोते हो कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आप उठ पाओगे। क्यों? क्योंकि रात को नींद आपकी भरपूर हो गई, अब रिलैक्स हो गए, तो आप जल्दी उठोगे। लेकिन रात को ये प्रोसीजर नहीं करोगे ना तो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाओगे। आपको लगेगा नहीं और 1 घंटा सो जाऊं, 7 बजे उठती हूँ, 8 बजे उठती हूँ, बिकॉज पूरा सर भारी पड़ा है, कल जो भी हुआ आपके साथ घटना हुई ऐसे। तो डे टू डे डिसॉल्व करने की कोशिश करो। आपको पास्ट लाइफ नहीं दिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रेजेंट लाइफ के पास्ट के इश्यूज समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये प्रोसीजर कंसिस्टेंटली करते जाओ तो क्लियरेंस होगा। आप जब मशीन में कपड़े डालते हो ना धोने के लिए, तो वो धुल के निकलते हैं। अब उसमें कितना मैल था आपको क्या लेना देना है कि नहीं? धुल के निकलते हैं, फिर आप उसका आइनिंग करके पहन लेते हो, राइट? तो ये ऐसा ही होता है कि जब आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, साइकिक सर्जरी का, हीलिंग का चक्र, ये पूरी धुलाई होके आप बाहर निकलोगे। फिर ये मत सोचना
कि कुछ काम हुआ कि नहीं, कुछ चेंज हुआ कि नहीं, कुछ नेगेटिव निकली कि नहीं, वो तो होने ही वाला है। आप दाल चावल खाओ कि रोटी सब्जी खाओ, कुछ तो पेट में जाएगा कि नहीं, कुछ तो इंग्रेडिएंट जाएंगे कि नहीं, कुछ तो मिनरल्स जाएंगे कि नहीं। इज इट राइट? ऐसा मत सोचो नहीं मैं कल दाल चावल खाई ना मेरे को ताकत है, आज रोटी सब्जी खाई तो मेरे को आज कमजोरी लग रहा है। ये साइकोलॉजी है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप वो लॉजिक यूज करके ना एक बैरियर क्रिएट मत करो, एक रेजिस्टेंस क्रिएट मत करो। कहने का मतलब है हमने ऑलरेडी 22 साल रिसर्च किया है, अगर आप दिमाग लगाओगे ना, अभी लॉजिक लगाओगे ना, तो आपके 22 साल माइनस हो जाएंगे। जो मैंने गलती की आप गलती मत करना। मैंने गलती इसलिए की बिकॉज उस टाइम पे इतने इंटरनेट अवेलेबल नहीं थे, कोई यूट्यूब अवेलेबल नहीं थे, कोई ऐसे डिजिटल चीजें नहीं थी कि चलो मैं देखूं कि भाई ये चीज कैसे काम करती है। आज तो आपको बहुत इजी है कि नहीं? हमारे टाइम पे कोई ज्यादा रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर भी नहीं थे, तो मैं तो 4-5 बार बॉम्बे से दिल्ली गया मेरे सर के पास, 5-5 दिन उनके यहाँ रुका। तो मुझे बोलते हैं कि बेटा तू बार बार क्यों आ रहा है इधर? मैंने कहा मैं किसको पूछूं, आपने मुझे सिखाया तो मैं आपको ही पूछूं ना। इज इट राइट? सो ही वॉज नेवर चार्जिंग मी एनीथिंग। पूरा रिपीट सेशन उनका फ्री होता था, 5-5 दिन का प्रोग्राम। लेकिन फिर मुझे वहाँ रहना, खाना पीना, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद करके जाना, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था मेरे लिए। लेकिन मैं सोचा अभी मैं क्या करूँ, अभी आप लोग के तो क्या है कि यहाँ से जाने के बाद कल से आपको लिंक मिलना शुरू हो जाएगी। तो जब भी घर पे बैठे बैठे लिंक को ओपन करो और आप जूम सेशन में बैठो या यूट्यूब ओपन करके बैठो, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा कि नहीं? इसे राइट रखो। तो अभी आप लोग लकी हैं कि सब कुछ चीजें आपको मिल रही है, आपके हाथ में ही मिल रहा है, लेकिन आपको उसमें जाना पड़ेगा ओपन करते। खाना है ना आपको, राइट? तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो नहीं मुझे नहीं समझ में आया इसलिए मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। अरे अब इतने हम लोग ऑनलाइन सेशंस लेते हैं लॉकडाउन के बाद, पहले तो इतने लेते भी नहीं थे हम। अभी भी थोड़ी देर पहले हमारा दुबई का सेशन चला, अभी थोड़ी देर बाद आज यूएस का सेशन है हमारा। हम लोग के अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइम पे चलते हैं सेशन। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसका कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि इसका कोई पैसा पे करो और आपको पैसा है। आपने जो भी 25-30,000 यहाँ पे की है, ये लाइफ मेंबरशिप का चार्ज है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे तो फूड एंड स्टे का एक नॉमिनल जो भी चार्ज होगा रिपीटर्स का वो लेंगे। अदरवाइज आप ऑनलाइन अटेंड करोगे तो थोड़ी आपसे चार्ज करने वाले हम, राइट? 50-100 बार आप अटेंड करो, ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ 10 टाइम्स अलाउ किया जाएगा, 11 टाइम से आपको निकाला जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। इज इट राइट? आप दिल से क्वेश्चन करो, कुछ भी अगर डाउट आता है, लेकिन दिल से प्रैक्टिस भी करो। कहने का मतलब है ज्यादा डाउट क्रिएट मत करो और ज्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट मत करो, लॉजिक यूज मत करो, ज्यादा कोई बिजनेस माइंड भी यूज मत करो कि मेरा कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा भी यूज मत करो। बिकॉज ये सारी चीजें ना ये पैसों के तोलने पे नहीं देख सकते इसको। कहने का मतलब है मैंने 98 में 17,000 में करुणा रेकी सीखी और 2008 में $2,000 पे करके सीखा सेकंड टाइम डॉक्टर विलियम लीरैंड। तो मैं पैसे से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कि 17,000 ऑलरेडी पे किया था तो मैं $2,000 क्यों पे करूँ वो इस नौ सिंबल के लिए। लेकिन ये मेरी एक जिद थी कि मैं टॉप लेवल के पर्सन से सीखूं जिसने इसको ओरिजिन किया है। तो अगर आप अपने क्या कहते हैं अपने ड्रीम्स अपने डिजायर्स को वैल्यू नहीं करोगे, कर्म को वैल्यू नहीं करोगे, तो हु इज गोइंग टू पे फॉर यू? कौन पे करेगा? कोई करेगा आपके लिए? कोई नहीं करेगा। तो मुझे एनएलपी डॉक्टर टोनी रॉबिन से सीखना था तो वहाँ 1.5 लाख रुपए देने पड़े। अदरवाइज यहाँ बॉम्बे में दिल्ली में भी सिखाते कितने लोग 10-15 हज़ार में। लेकिन मेरी इच्छा थी मैं उससे ही सीखूं, तो मैं 2008 में उससे सीखा करके। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैसा डाला है तो आप उसकी भरपूर प्रैक्टिस करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो और उसको ज़्यादा एनालाइज मत करो कि कितना प्रॉफिट होगा इसके बाद। इज राइट? ऐसा मत सोचो भाई मैंने नुकसान तो नहीं किया, मैंने गलत तो नहीं किया। ये भगवान की शक्तियाँ हैं, ये कुदरत की शक्तियाँ हैं। अगर आपको मिली है मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? आपका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ आपको दिया है। इज इट राइट? सो ये इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको सुबह शाम टाइम है, पानी में करो, खाने में करो, मेडिसिन लेते हो तो उसमें करो। कुछ आपको मनी अबेंडेंस भी सिखाया गया एडवांस वाले में कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर करो, पैसे की नोट के ऊपर करो, ये प्रैक्टिस आप करो। फिर आपको समझाया गया है कि कहीं ना कहीं आपको विजुअलाइज करते हुए मैनिफेस्टेशन भी करना है ना। तो हर चीज को ना इंट्यूटिवली करो। ऐसा मत सोचो इधर से जाने के बाद मैं क्या प्रैक्टिस करूंगी, कितना प्रैक्टिस करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचना। अब मैं कितनी चीजें सीखा हूं, लेकिन मैं इंट्यूटिवली सुबह मुझे आता है आज मुझे राजयोग करना है,
आज मुझे रामदेव बाबा की योगा के साथ ये हीलिंग करनी है तो मैं कर लेता हूँ, समझ में कि नहीं। आज मुझे एनएलपी की ये टेक्निक के साथ ये हीलिंग करनी है तो मैं कर लेता हूँ। आज मुझे दादा भगवान की ये पंच ज्ञान की चरण विधि है, इसके साथ मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, तो उनके साथ मैं उसको मर्ज करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि भले मैं एक चीज को कंटिन्यूस नहीं करता हूँ लेकिन मैं इंटीग्रेट तो कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज आप देखते हो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रोज आपको अलग मिल रहा है कि नहीं, राइट। तो अपने को अच्छा लगता है कि चलो कल चाइनीज खाया, आज ये खाया। तो अंदर भी कैसा है, 72,000 नाड़ियों को खोलने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए। सिर्फ एक ही चीज से आपका सब खुलने नहीं वाला है, एक ही चीज से खुलने नहीं, बिकॉज अलग अलग वेवलेंथ चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगे चाहिए, तब जाके वो खुलेगी। इज इट राइट। तो आप ये प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे आपके पास दो चॉइस है, या बेसिक को रिपीट करो या तो एडवांस में जाओ। बेसिक को रिपीट करोगे तो 30-40% कुछ नया मिलेगा, सिंबल्स तो सेम ही मिलेंगे। इज इट राइट। और अगर एडवांस में जाओगे तो 90% नया मिलेगा, 10% सिंबल तो सेम ही मिलेंगे। इज इट राइट। लेकिन ये कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा स्कूल में अच्छे से जाता है तो कॉलेज जा पाता है, स्कूल की पढ़ाई नहीं करेगा तो कॉलेज में कौन भेजेगा उसको, या उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से होने वाला है। इज इट राइट। तो ये कहते हैं ना, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। ये अगर आपने स्टार्ट किया है तो इसको जितना हो सके आगे के लेवल पे लेके जाओ। और उसमें कोई ये नहीं है कि ये एज में मैं आगे जा पाऊंगी कि नहीं, मैं लायक हूं कि नहीं, ऐसा मत सोचना कभी। जितना हो सके, अभी आप देखते हो हमारी टीम में भी कितने यंग लोग हैं, है कि नहीं। और ऐसे कोई एनलाइटन लोग नहीं है, मतलब आम लोग हैं, आपके जैसे हमारे जैसे ही लोग हैं, सिंपल लोग हैं। और वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमारे टीम में टिके हुए। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे वो हमारी टीम से निकल गए। ये फिल्टर हो जाता है। आप चाय की पत्ती डालते हो, उबालते हो, लेकिन लास्ट में उसी चाय की पत्ती को निकाल के चाय पीते हो। फिल्टर करते हो कि नहीं। तो गॉड भी ऐसे ही करता है कि जो चीज नहीं है ना अनवांटेड, उसको साइड में कर देता है, अब तेरा काम नहीं है। तो ये कभी मत सोचना कि पिछली बार गई थी तो ये लोग थे, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो शायद ये नहीं रहेंगे और कोई रहेंगे, ये कहाँ गए। ये हमें दिमाग क्यों लगाना है। हम जब मंदिर जाते हैं, जो पुजारी रहता है तो हमें एक्सेप्टेड है, बिकॉज अंदर भगवान तो वही है। पुजारी भले बदलते हैं, मूर्तियां तो वहां से रिप्लेस थोड़ी होती है कि कल गणेश की थी आज हनुमान जी की आ गई, ऐसा तो नहीं होता है। इज इट राइट। तो जो मिशन है ना, मिशन इंटेंशन से चलता है। कल मैं भी नहीं रहूंगा, मुझे भी भगवान रिप्लेस कर देंगे। तो ये मत सोचना कि नहीं ये नहीं है तो क्यों करूं। अभी गोयंका जी नहीं है तो विपश्यना चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, है ना। कहने का मतलब है तो ऐसा नहीं है कि मेरे वजह से साई करुणा मिशन चल रहा है। मैंने सिर्फ क्या है ना, एक इंटेंशन, सोच को पकड़ा है बाबा की, और उस इंटेंशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कल शायद अगर मेरा कोई इंटेंशन गलत हो तो कोई दूसरा मुझे रिप्लेस करेगा, लेकिन मिशन चलेगा, मैं भी दूसरे कोई नाम से चलेगा। अच्छी चीजें बंद नहीं होती है, नाम बदलते रहते हैं। पहले जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो RKM था, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल था। अब मैं जब स्पिरिचुअल में हूं तो साई करुणा मिशन चल रहा है। नाम बदलता है, लेकिन वहां पे भी अच्छा काम होता था। 10 रुपए में केस पेपर लेके पेशेंट देख के जाते थे OPD में, और यहाँ पे भी काम चल रहा है करके अच्छे से, समझ में कि नहीं। तो आप कभी भी है ना, बैनर देख के मत टेंशन में आना, लोग देख के मत सोचना कि ये रहेंगे तो मैं प्रैक्टिस करूंगी, मेरा तो उसके साथ कांटेक्ट था, वो नहीं आया, ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। ना नाम पे डिपेंड रहो, ना हमारे कोई टीम मेंबर से डिपेंडेंट, ना मुझ पे डिपेंड रहो। आपको हमने जो दिया है ना, बस उसको लेके आगे बढ़ो। इसे क्लियर कि नहीं। आपको जो भी दिया है ना, आपको सिंबल्स दिए हैं, आपको टेक्निक्स दिए हैं, आपको स्टेप्स दिए हैं, उसको लेके आपको चलना है। अदरवाइज क्या फर्क पड़ता है हम रहे ना रहे, आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, कहने का मतलब है। इज इट राइट। तो आपको मजा क्या आएगा कि चलो मैं वो फॉलो करती हूं जो उन्होंने फॉलो किया, मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ। तो मैं भी लोगों को कहता हूं कि डॉक्टर उदेशा को फॉलो मत करो, वो फॉलो करो जो डॉक्टर उदेशा ने फॉलो किया। तो मैंने क्या फॉलो किया कि दिन में ऑन एन एवरेज 200 बार सिंबल्स की चैंटिंग करता हूं, 200 टाइम्स। तो भले आप 20 बार भी करोगे तो मुझे खुशी होगी कि चलो 20 टाइम्स तो दिन में आप 24 घंटे में कर रहे हो, 200 बार भले मत करो। इज इट राइट। तो वो फॉलो करना है हमें। तो जब हम वो फॉलो करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिला है। हम महाअवतार बाबा जी ने जो किया वो
क्रिया योग को फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, इज इट राइट? हम सुदर्शन क्रिया को फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट मिलेगा जो श्री श्री रविशंकर को रिजल्ट मिला। हम राजयोग को फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट मिलेगा जो शिवानी को मिला है या दादियों को मिला है। इज इट क्लियर? में तो थेरेपी इज इंपॉर्टेंट, टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, दैट मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, कोई भी बैनर के अंडर में हो, दैट डजंट मैटर, इज इट राइट? और लास्टली मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कोई भी चीज को कंपेयर मत करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बोला या आपने ऐसा बोला या मैंने ऐसे सुना है, इसमें इसको ऐसा किया जाता है। देयर इज सो मेनी वेरिएशंस एंड वेरिएशन इज नेचर्स क्रिएशन, मैं तो मानता हूँ ये विधि का विधान है। तो हमको मिक्सअप नहीं करना है, मैसअप नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। आपने मुझसे कुछ सुना या और किसी से कुछ सुना, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है तो उस कंट्रोवर्सी को वहीं रखो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको किसी ने, लोगों ने, गॉड ने आपको स्पिरिचुअल हीलर बनाया, स्पिरिचुअल जज नहीं बनाया। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? मुझे मेरे सर ने बोला जब मुझे सिखा रहे थे कि रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है, करुणा रेकी साइकिल से इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे ऐसे बोला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2 साल तक सिर्फ करुणा मतलब नॉर्मल रेकी की ही प्रैक्टिस की। फिर जब मेरे पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो मैं मेरे सर को बार बार जाके बोल रहा था, सर मेरे पेशेंट को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे पूरी तरह से, कुछ लोगों को ही मिल रहा है। तो बोले मिलेंगे। फिर मैंने सोचा लेट मी थिंक, ऐसा है। फिर मुझे इंट्यूटिवली लगा नहीं, साइकिक सर्जरी ज़्यादा अप्लाई करनी चाहिए, तो फिर मुझे रिजल्ट ज़्यादा मिले। फिर मुझे लगा करुणा हीलिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मुझे उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिले। और जब मुझे 2008 में लगा 10 साल के बाद कि एक्चुअली इसमें रिजल्ट ज़्यादा मिलता है, तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेवल को मैंने साइड में कर दिया। समझ में कि नहीं? क्योंकि मुझे लगा आजकल की जो सोल्स होती है ना, मतलब आप जो भी लोग यहाँ पे हो ना, आप लोग एक लेवल पे इवॉल्व हो। आपको मैं बेसिक लेवल पे डाल के आपका टाइम मनी क्यों वेस्ट करूँ? डायरेक्ट मैं आपको हायर लेवल पे क्यों ना ले जाऊँ? आप बच्चे को बोलोगे कि तू 15 साल का होगा ना तब मैं तुझे मोबाइल दूंगी, तो ये तो इनजस्टिस हुआ। आप बोलोगे नहीं, मैंने भी 15 साल 20 साल की उम्र में मोबाइल को हाथ में पकड़ा, ऐसा थोड़ी चलने वाला है। समझ में कि नहीं? वो तो 2 साल 3 साल की उम्र से भी मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, तो आप उसको 15 साल क्यों वेट करवाओगे? इज इट राइट? तो मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एलोपैथी जितनी फास्ट काम करती है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी फास्ट काम करनी चाहिए। तो उसके लिए थीटा डेल्टा लेवल की चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए, अल्फा लेवल की कम यूज करनी चाहिए। इज इट राइट? और दूसरा कि इंटीग्रेशन करोगे तो और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें आप किसी का अपमान नहीं कर रहे हो। अब आप ककड़ी के साथ टमाटर को खाओगे तो ककड़ी को बुरा नहीं लगेगा, यार मेरे होते हुए टमाटर क्यों खा रहा है, ऐसा थोड़ी लगने वाला है ना? तो आप किसी भी मेडिटेशन के साथ हीलिंग भी करोगे, मिक्स करोगे, तो कोई बुरा थोड़ी लगने वाला है किसी को। इज इट राइट? कोई बोलेगा नहीं आप मेरा कर रहे हो तो वो मत करो, इसका मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहा है। नेचर ने कभी ऐसा कोई लॉ नहीं क्रिएट किया। आप पहाड़ों पे भी जाते हो तो सांस तो लेते हो कि नहीं? थोड़ी पहाड़ को देख के सांस बंद कर देते हो, नहीं मुझे हवा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पहाड़ ही चाहिए। वो भी तो इंटीग्रेट करते हो कि नहीं? आप 2 एलिमेंट को भी इंटीग्रेट करते हो कि नहीं? वहां पे भी सूरज की किरण को लेते हो कि नहीं? इज इट राइट और नॉट राइट? तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मंत्र के साथ सिंबल को इंटीग्रेट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिटेशन के साथ हीलिंग को इंटीग्रेट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, योगा करते हुए भी हीलिंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई ओवरडोज नहीं होने वाला है आपका। इज इट क्लियर? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ लो बिफोर आई एंड अप। कुछ आप लोग को डाउट है पर्सनली, कोई भी पूरे ये 4 दिन में जो सीखा है, तो लेट अस क्लियर इट। आपने बोला कि कोई भी इच्छा है वो तो बड़ी बड़ी इच्छा हमारी होती है। हाँ, आम जिंदगी हाँ, हम इच्छा व्यक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। नहीं तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा। क्या होता है कि आप बड़ी इच्छा रखोगे और पूरी नहीं होगी तो आपको लगेगा देखो क्या फायदा मेरा इच्छा रखे, पूरा नहीं हो रहा है। तो एक एक लेवल आगे जाओ। मतलब मैंने ये ईस्टर्न कंट्री की स्पिरिचुअलिटी में सीखा है कि एक एक लेवल आगे जाना है। अब वेस्टर्न कंट्री में क्या है, कोई बंदा साइकिल चला रहा है और उसको बोल रहे तू विजुअलाइज कर के BMW का स्टीयरिंग है, तो वो कैसे डायरेक्ट जंप कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वो उसको बोलना चाहिए भाई अभी तू बाईसाइकिल चला रहा है, मतलब बाइक चला रहा है, 2 व्हीलर चला रहा है, ऐसे करके, फिर तू मारुति चला रहा है, ऐसे करके, मतलब अपने अपने लेवल पे एक एक लेवल आगे जाने का। ऐसे मैं कह रहा हूँ, है ना?
हम अबंडेंस अभी सीखे हैं, हाँ। तो हमारे लाइफ में हम प्लानिंग करना चाहिए, मतलब टारगेट रखना चाहिए कि नहीं? नहीं रखो, मैंने कहा ना रखो, कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई होगा। हाँ। लेकिन जब भी आप ये प्रोसीजर करते हो तो एंड में बोलो कि जो मेरे लिए बेस्ट है मुझे कबूल है। हाँ। तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसे। जैसे मैंने एनएलपी में बहुत सारे गोल चार्ट बनाए थे, विश लिस्ट बनाए थे, विजन बोर्ड्स बनाए थे। फिर मुझे लगा मैं स्पिरिचुअलिटी में तो मैंने क्यों बनाया, फिर मैंने सोचा काम करता हूँ इसी के ऊपर सिंबल्स डालता हूँ। तो फिर मैंने सिंबल्स डालना शुरू किया तो जल्दी रिजल्ट मिला मुझे, मैंने इंटीग्रेट किया इसमें। So sensitive aura होना, हाँ। for example, if someone is matured and can feel others, हाँ वो एक सोल का नेचर है या फिर उसको वो फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि उसका ऑरा वीक है? For me, what happens is whenever I relate to people, हाँ। I own their problem. हाँ समझ गया। नहीं वो ट्रांसपेरेंट ऑरा है आपका। मेरा ऑरा वीक है इसके लिए, ऑरा वीक है क्योंकि आपका। मेरा सोल का नेचर वैसा नहीं है नहीं, इसलिए। आपका ऑरा वीक है। देखो सोल का नेचर हो सकता है वो लाइफ बिटवीन लाइफ हमने डिसाइड किया होगा कि मुझे कोई समझ नहीं पाया लेकिन मैं कभी भी जन्म लूंगी तो मैं लोगों को समझूंगी। हाँ, मतलब वही स्टेटमेंट रहता है मेरा कि I can understand your pain. Exactly. It is not understanding, actually I feel that You pain. feel the pain, right, right. मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सोल का नेचर ही वैसा है कि मुझे देखो सोल के नेचर के वजह से ही एक्चुअली ऑरा वीक होता है ना, कहने का मतलब है अल्टीमेटली तो सोल ने डिसाइड तो किया होगा कि नहीं, है ना। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और धीरे धीरे अपने सोल की कॉन्शियसनेस को बदलने की कोशिश करो। जो भी आपने ये कभी थॉट डाला होगा कि भाई लोग तो मुझे नहीं समझे लेकिन मैं तो लोगों को समझूं, मैं तो लोगों को हेल्प करूं, लोगों ने तो मुझे हेल्प नहीं किया। because that's the way you will heal that pain ना। हाँ, तो क्योंकि मैं जहाँ से गई हूँ, हाँ I don't मतलब I want कि I can understand what that pain is. Exactly. You have to heal that. Right, right. I should reverse the cycle. Yes, कि yes, yes. You should not go through that pain. Right, right. From my learnings you should do. Right, right. मैंने ये इसलिए उठाया कि कल एक ये बताया था कि लक्ष्मी मतलब जो फेमिनाइन एनर्जी हाँ, है हाँ। उसकी डिफरेंट नेचर्स होते हैं। सही कोई बात है। बहुत सॉफ्ट नेचर, राइट राइट राइट, महाकाली अलग होती अलग है, इसलिए तो नव दुर्गा कहते हैं ना, 9 रूट्स। नेचर्स है हाँ, वैसे। हाँ। दो ऑल आर फेमिनाइन एनर्जी। Right, right. आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मेरा सोल का नेचर वैसे है। नहीं सोल का नेचर ही होगा। देखो एक चीज है कि रूट कॉज तो सोल का नेचर ही है, अच्छा। लेकिन जो डे टू डे इशू हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट ऑरा की वजह से हो रहा है, सेंसिटिव ऑरा की वजह से हो रहा है, ऐसे मैं कह रहा हूँ। अब मेरा सोल का नेचर है तभी तो मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में आया ना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंप्रेस्ड हो गया हीलिंग में मैं आ गया। तो ऐसे सोल्स जो सेंसिटिव होते हैं, हाँ। लाइट वर्कर्स होते हैं, हाँ। उनकी ऑरा में हमेशा ये इशू हमेशा होता है, हमेशा होता है। इट विल डिप्लीट। इसलिए क्रिस्टल्स को थोड़ा ज्यादा पहनना पड़ता है या सेल्फ हीलिंग ज्यादा करनी पड़ती है या थोड़े पब्लिक से थोड़ा दूर रहो या प्रोटेक्शन में रहो तो बेटर है। So and secondly, you said crystals absorbs whatever is हाँ, filled right, with. right, right. What if I'm keeping this in an area which is not so positive? हाँ, तो अच्छा ही है, बेस्ट है वो। नहीं तो वो एब्जॉर्ब करके वो इमिट नहीं कैसा करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना तो फिर वो दूसरे को पॉल्यूट नहीं करता है। बट इट हैज द पावर ऑफ एमिटिंग डबल ना। नहीं लेकिन आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी तो डाल रहे हो ना, इसलिए जो शॉप में जो क्रिस्टल्स मिलते हैं ना वो कितने लोगों ने हाथ लगाए और जब वो रेट सुनते तो रख देते, अरे ये मेरे बजट का नहीं है, ऐसे करके रख देते। फिर आप जाके वो हाथ में लोगे तो आपको भी वो वाइब्रेशन आएंगे, ये मेरा बजट का नहीं है, तो आप रख दो, बिकॉज किसी ने हीलिंग थोड़ी किया है, कितने लोगों ने हाथ लगाए उसको। So in a way we can just put the intention कि it will absorb negative, Yes. but it will transform and एग्जैक्टली तो मैं ये कहता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ना ये नेगेटिविटी से मत डरो, नेगेटिव को पॉजिटिव करके छोड़ो, है ना। तो कहीं पे भी स्पिरिट भी आती है ना हमारे ऐसे कोई में, तो मैं स्पिरिट से बात करता हूँ भाई क्या हो गया, तो वो कहते हैं यार ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, दुनिया में यही चीजें नहीं है, बहुत अच्छी चीजें भी हैं, तो चलो हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको पॉजिटिव ट्रांसमिट करते हैं, समझ में कि नहीं। तो इसमें आपको समझना कि दूर भागना नहीं है, दूर भागना नहीं है, लेकिन हमको कुछ टेक्निकलिटी समझनी है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमने आपको सेल्फ चार्ज ज्यादा करना है, तो उसमें क्या बुरा है। जैसे हम कोरोना के टाइम पे बाहर निकले थे तो मास्क पहन के भी निकले थे, काफी बार RT-PCR भी करके निकले थे, काफी बार हमने अश्वगंधा भी बहुत सारी खाई, इम्यूनिटी की मेडिसिन खाई, तो ऐसा नहीं कि दूसरे लोग चुप के बैठे हम भी चुप के बैठे, हम भी बाहर निकलते थे ऐसे।
सर लेकिन जैसे एक नॉर्मल पर्सन लाइफ जीता है, हाँ कंफर्टेबली, लाइक मेरे घर पे कोई स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा नहीं हाँ। है, they are leading a very comfortable राइट life। राइट। लेकिन जब से स्पिरिचुअलिटी में आया ना, वो चैलेंजेस कभी-कभी इतने ज्यादा वो तो मैंने शुरू में ही सबको बोला, ये तो होने ही वाला है। मतलब वो ऐसा लगता है कि भाई छोड़ दो ना, क्यों करना है, इनके साथ ही रह रहे थे। हाँ। बिकॉज़ एट टाइम्स इट इज सो डिफिकल्ट। इसलिए मैं कहा कि अभी आपके पास सिंबल जबरदस्त है, अभी आपके पास क्रिस्टल्स जबरदस्त है, अभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहले ये सारे टूल्स नहीं थे आपके पास, इसलिए गॉड ने आपको यहाँ भेजा कि तू इतनी अच्छी सेवा कर रही है लेकिन तू अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो जा तू ये चीजें सीख। देखो मैं कहा ना, विदाउट रीजन भगवान किसी को यहाँ नहीं भेजता है ना। अभी इतने लोग आते हैं साईं मंदिर में दर्शन करने के लिए, सबको ये चीजें थोड़ी मिलती है, समझ में। अभी आप लोग समझो 25-30 हजार रुपये खर्चा करके यहाँ पे बैठे पड़े हो, या सन एंड सैंड में या वो जो रिसोर्ट वगैरह है वहां तो 40-50 हजार रुपये खर्चा करके लोग सिर्फ खाते पीते और चले जाते। किसी को थोड़ी ज्ञान मिलता है, शक्तिपात मिलती है। तो हमने कहीं सेवा की है तो भगवान ने आज हमको ये चीजें दी हैं। तो सेवा करना बंद मत करो, डरो मत कि क्या होने वाला है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। अभी मैं भी देखो यहाँ पे भी इतने क्रिस्टल पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ, गले में भी ये सारे इतने क्रिस्टल पहनता हूँ, समझ में कि नहीं। मेरे घर में भी ऐसे फ्लोरिंग में क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, कंसील्ड वायरिंग के यहाँ पे सारे क्रिस्टल बॉल्स डाले हुए हैं। सीलिंग में भी मैंने एक पिरामिड रखा है, उसमें 54 क्रिस्टल बॉल डाले हुए हैं। तो मैंने घर को, क्लिनिक को भी ऐसे एनर्जाइज किया है, समझ में कि नहीं। तो अब मैं समझ गया हूँ कि आफ्टर ऑल क्या है, इसको पवित्र रखना है। पवित्र रखने के लिए मुझे कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे लोग मंदिर को पवित्र रखते हैं, है ना, ऐसे ही अभी हमारे जैन में तो कैसा है ना, बगैर पूजा के कपड़े को तो टच करने भी नहीं देते, दूसरे में तो करने भी देते थे, ऐसा है करके। तो मतलब थोड़ा थोड़ा भी प्रिकॉशन रखते हैं कि नहीं वो लोग भी, तो हमें भी तो प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे में क्या। Sir, and now that you know about my aura, हाँ, क्या है उसका सीन हाँ, आपको पता है, हाँ, you know the case also. yes. So is this crystal enough? क्योंकि मेरे long aura report में जो मैंने पहले हाँ, दिया था एक month पहले, हाँ, so I am asked about a